क्लास 10 बोर्ड एग्जाम आ गया है, जल्दी से करते हैं पूरे साइंस का रिवीजन। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंट करने का तरीका केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। बैलेंसिंग का मतलब ये हो गया, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूलर मास है, प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूलर मास है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? सेम। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे Mg+O MgO। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है? टूटता है एक कोई सबस्ट्रेट है, वो टूटेगा दो या दो से ज्यादा में, इसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट की वजह से टूट रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हीट भी क्या, कैल्शियम ऑक्साइड अलग, CO2 अलग, हीट करने से हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट की वजह से टूट रहा है, इसे क्या बोल देंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे AgCl के ऊपर सनलाइट पड़ा, Ag अलग Cl अलग। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी होता है, वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। डिकम्पोजिशन के बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर लें। मोर स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट्स होता है, मतलब मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, आपस में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है किसी रिएक्शन में, क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्रोजन की बात करें, अगर किसी क्रोजन का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट है वो अनवांटेड फॉर्म में धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोल देंगे? क्रोजन बोल देंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। और रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो फैट का ऑक्सीडेशन, जो फूड वगैरह है उसका ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो रहा है? वो धीरे धीरे सड़ रहा है, खराब हो रहा है, इसे क्या बोल देंगे? रेंसिडिटी बोल देंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड का मतलब जिसका pH 7 से कम हो, 0 से ज्यादा हो। बेस का मतलब pH 7 से ज्यादा और 14 से कम हो। सॉल्ट होता है एसिड और बेस से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा, क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा। एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। याद करना, हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगा? पॉपअप की साउंड आएगी। एसिड बेस के साथ में सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। पीएच की बात करें अगर, तो पीएच अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। 7 से कम एसिड वाला होगा, 7 से ज्यादा किसका होगा? बेस का होगा। और 7 किसका होगा? पीएच न्यूट्रल का होगा। याद रखेंगे, ब्लड का pH 7.4 हो जाएगा। नेचुरल एसिड की बात करें तो टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। एप्पल में कौन सी एसिड पाई जाएगी? मेलाइक एसिड पाई जाएगी। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाएगा? टमारिन में पाया जाएगा। रेड एंट में कौन सा एसिड पाया जाएगा? फार्मिक एसिड पाएगा। इस तरीके से सारा याद कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, अगर कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट किसी हाइड्रोक्साइड के साथ लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अलावा सारे के सारे वीक बेस हो जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका HCl हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, और जो ऑर्गेनिक एसिड है वो सब क्या हो जाएंगे? वीक एसिड हो जाएंगे। क्लोरो एल्कली प्रोसेस को देख लें, इसमें होता क्या है? एनोड और कैथोड पे आपको ध्यान रखना होगा क्या? आज कल कहो, आज मतलब एनोड, कल मतलब क्लोरीन। एनोड पे कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। कहो का मतलब क्या हो गया? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस चीज को याद रखेंगे, पूछा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऑक्सीजन CO2 के साथ रिएक्ट होता है, COCl2 बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2 के साथ और अमोनिया के साथ बनाता क्या है? NaSCO3 NH4COCl सॉल्ट बनाएगा। तो NH4CO3 जो है वो क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। यही NaSCO3 को अगर खूब हीट कर दो तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, और Na2CO3 के साथ पानी जोड़ दो .10H2O, तो हो जाएगा Na2CO3.10H2O। यही क्या हो जाएगा? वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा हो जाएगा। अब पीओपी की बात कर लें, जब कभी भी CaSO4 मतलब जिप्सम को हीट करेंगे हम कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस में, तो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में। CaSO4.2H2O हीट किया, बन गया CaSO4.12H2O। इसका मतलब क्या हुआ? 3/2 वाटर जो है वो रिमूव हो गया। अब अगले चैप्टर में जाएंगे मेटल नॉन मेटल की बात करें। मेटल क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होते हैं। मेटल पे क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, डक्टाइल होंगे, सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी होगी, मेल्बिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हार्ड होते हैं जनरली ये, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। मेटल जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल नहीं करता है, लेकिन एक करता है कौन? ग्रेफाइट। याद रखना, पूछा जाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ करके ये सिर्फ HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, वो भी बहुत डाइल्यूट। ठीक है, याद रखेंगे। मन मांगे नमकीन बहुत थोड़ा सा, मन मतलब मैग्नीज, मांगे मतलब मैग्नीशियम, नमकीन मतलब नाइट्रिक एसिड, बहुत थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा तभी वो रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये रिएक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये सारी सीरीज जो हमको याद रखेंगे। मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड की बात करें, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करता है
आपस में इनके जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इसमें मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्लियर है। रस्ट, अब हम रोस्टिंग की बात करें। रोस्टिंग कैल्कुलेशन दो चीज याद रखेंगे। रोस्टिंग जब होता है खुले में, रोस्टिंग होगा खुले में होगा तो ऑक्सीजन खूब होगा, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है। सल्फाइड कोर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और कैल्सिनेशन जो होता है इसको क्लोज करते हैं, सी से कैल्सिनेशन, सी से क्लोज। और इसमें कार्बोनेट आयन और को क्या कहता है, रिमूव किया जाता है। कोरोजन की बात करें, अनवांटेड फॉर्म में चेंज होना किसी मेटल का क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। और इससे प्रिवेंटेशन कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन और एलॉइंग प्रोसेस से क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर के बाद अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और 4 इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। कार्बन की अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें तो ग्रेफाइट होगा, डायमंड होगा, फुलरिन होगा। फुलरिन को 60 कार्बन 60 के नाम से जानते हैं, बकमिस्टर फुलर के नाम से भी जानते हैं। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल हो जाएगा आपका। ठीक है। और ग्रेफाइट जो है उसको एज ए लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। वर्सटाइल नेचर की बात करें तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कई सारे कार्बन आपस में जुड़कर बड़ा सारा चेन बनाते हैं। और टेट्रावैलेंसी का मतलब हो गया चार चार इसके पास हाथ होते हैं, मतलब 4 आइटम के साथ में ये बाइंड कर सकता है। आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी में क्या याद हम रखेंगे, आईयूपीएसी में याद रखेंगे सबसे पहले तो नंबरिंग करना पड़ेगा, कार्बन की नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे ग्रुप कौन सा है। अब आपके कोर्स में सिर्फ सफिक्स ही है, इसके लिए एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल होता है। और कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ऑन होता है। एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड होता है। फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कार्बन के साथ लग के कार्बन के फंक्शन को चेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्केन। और अनसैचुरेटेड का क्या हो गया, एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कभी भी कोई एक मेटल नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ में जब बॉन्ड बनाता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज अगर देखें तो CH2 जो चेंजमेंट होता चला जाएगा किसी भी कंपाउंड में, CH2 का जो चेंजमेंट होता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास 14 का जो चेंजमेंट होगा उसे क्या बोल देंगे, होमोलोगस सीरीज बोल देंगे। आइसोमर की बात करें, 2 or more than 2 कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्या कहेंगे, आइसोमर। इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोल देंगे। चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमर होता है। हायर क्लास में जाएंगे और सारे आइसोमर पढ़ने का मौका मिलेगा। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आग लगना होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, CO2 बनाएगा। मीथेन का भी कंबशन होगा। ऑक्सीडेशन भी बात करें, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, KMnO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं वो इसमें KMnO4 डालते हैं तो हमेशा ये क्या बनता है, एसिड बनता है। जब कभी भी एडिशन रिएक्शन की बात आएगी अगर, तो एडिशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है। इसी तरह एक तरह का ये रिडक्शन रिएक्शन भी है। निकिल H2 के प्रेजेंस में जब हम किसी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड मतलब एल्कीन और एल्काइन के ऊपर जब हम निकिल H2 डालेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्डेड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, कोई एक एटम जो है वो किसी को क्या करे, सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में जब कराएंगे CH3Cl बन जाएगा और साथ में HCl गैस भी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। अल्कोहल के ऊपर जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 170 डिग्री सेल्सियस, तो हमेशा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, बन क्या जाएगा, एल्कीन। एसिड के ऊपर जब हम अल्कोहल को डालते हैं ईस्टर बनता है, ईस्टर के ऊपर NaOH डाल देंगे तो CH3COO बन जाएगा, जिसी को क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। माइसिन की बात करें, मिसेल की बात करें, मिसेल में दो चीजें होंगी, टेल होगा और हेड होगा। टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होगा, इसलिए टेल जो होता है वो अंदर की ओर होता है, किसकी तरफ होगा, डस्ट पार्टिकल की तरफ होगा, ऑयल की तरफ होगा। जबकि हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए वे बाहर की तरफ होगा। लाइफ प्रोसेस की बात करें, लाइफ प्रोसेस में भैया क्या देखेंगे हम, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स देख लें। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो कि हमें फूड से मिलता है। ये सब सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। इनसे हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हेल्प मिलेगा। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक बोल देंगे। सेप्टोट्रॉप सड़ी गली चीजों पे डिपेंड होते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉप्स है। कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है जिससे केमिकल से खाने बनाते हैं, जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। होलोजोइक हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है। पैरासिटिक का मतलब होता है दूसरों पे खाने के लिए डिपेंड रहना। अगर अंदर बॉडी के, होस्ट बॉडी के अंदर है तो एंडो पैरासाइट बोलेंगे, बाहर है तो क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट्स बोलेंगे।
ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ह्यूमन का डाइजेस्ट सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें पार्ट कौन कौन सा होगा? माउथ होगा, माउथ में क्या होगा? टीथ होगा, टंग होगा, सलाइवरी ग्लैंड होगी, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा जिसमें से एंजाइम्स होता है, सलाइवरी एमाइलेज जिसकी वजह से 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। फिर फूड पाइप होता है, फूड पाइप को इसोफेगस के नाम से जानते हैं। फिर स्टमक होगा, एसिड रिलीज होगा, कौन सा? एचसीएल प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम इलियम है, पहला पार्ट ड्यूडेनम है, सबसे ज्यादा डाइजेशन और डाइजेशन कंप्लीट भी ड्यूडेनम में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर वगैरह का, और लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, जहाँ पे फूड टेम्परेरी स्टोर होता है एनएस के थ्रू, उसके बाद बाहर हो जाता है। ये डाइजेशन हो गया। इससे रिलेटेड बीमारी जो है वो आपके टाइफाइड हो गई, कॉलरा हो गया और इंडाइजेशन हो गया। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? कंबस्टन आप ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन कहलाएगा। दो तरह का होगा, एरोबिक और एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलेंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वहीं पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसमें खूब सारी एनर्जी बनती है। एनारोबिक दो जगह देखा जाता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में और एथेनॉल के फॉर्मेशन में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कहाँ होगा? मसल्स के अंदर। एथेनॉल हो रहा है तो ईस्ट के प्रेजेंस में होगा, CO2 गैस भी रिलीज होगी। इस तरह एक तरह का ये फर्मेंटेशन रिएक्शन है। रेस्पिरेटरी पाथवे की बात करें, रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होगा कि जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जब करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में जाता है। कैसे कैसे जाएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स पर फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल और एल्वलाई। एल्वलाई लास्ट पार्ट होता है, एक्शन वहीं पे होता है, गैसेस का एक्शन होता है। अब देखिए एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा और एल्वलाई के नीचे क्या है आपका? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लंग्स में ज्यादा और कम कहाँ पे है? ब्लड के अंदर है। इस वजह से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। और CO2 ब्लड में ज्यादा था और एल्वलाई में कम था, इसलिए CO2 बाहर आ जाएगा। इंस्पायरेशन का मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन का मतलब होता है सांस छोड़ना। जब इंस्पायर्ड करेंगे तो उस वजह से क्या होगा? डायफ्राम नीचे को जाएगा, इंटरकॉस्टल मसल ऊपर के जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम, एयर बाहर से अंदर, और जब ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा इस वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा? घट जाएगा, जिस वजह से एयर क्या है? बाहर की तरफ जाएगा। इसी को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोलते हैं। इसकी बीमारियां, इससे रिलेटेड बीमारियां जो हो जाएंगी आपकी, एम्फाइसेमा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। ब्लड की बात करें, ब्लड में दो चीजें मेन होती हैं, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, कुछ साल्ट्स वगैरह भी होती हैं। वाटर 90 से 92% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आरबीसी हो जाएगा, WBC, प्लेटलेट्स होगा, प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग में है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिस वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। ऑक्सीजन को कैरी भी कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। WBC जो है हमको बीमारियों से बचाने का काम करता है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन के अंदर होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ से निकलेगा? ब्लड निकलेगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कहाँ जाएगा? एरोटा में। एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी से लौट के आएगा कहाँ पे? वेना कावा में। ठीक है। वेना कावा से आने के बाद में सबसे पहले आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकल करके क्या जाएगा? लंग्स में। लंग्स में प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उसके बाद में नीचे की ओर वेंट्रिकल में अगर बात करें, सेमिनल वॉल्यूम होता है। हार्ट रेट की बात करें 72 पर मिनट होता है। नॉर्मल भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो होगा 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। अगर हम सिंगल सर्कुलेशन की बात करें, सिंगल सर्कुलेशन फिश के अंदर होता है। 4 चैम्बर हार्ट क्या होता है? हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, ये बीमारियां हो जाएंगी। हार्ट से रिलेटेड एक्सीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सीटरी सिस्टम में हमारा कौन आ जाएगा? किडनी। किडनी क्या करता है? यूरिन को फिल्टर करेगा और यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है। बनता है यूरिया कहाँ है? लीवर में बनता है। किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। वेट कितना होगा? 120 से 160 ग्राम तक हो जाएगा और इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। काम क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। ब्लड को फिल्टर करेगा, ब्लड में जितना यूरिया है उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, बाहर कर देगा। ये हमारा किडनी का काम हो जाएगा। मेन फंक्शन यूनिट जो किडनी का होता है वो कौन होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की बात करें, सबसे पहले अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल आएगा, ग्लोमेरुलस जाएगा कौन? इफरेंट आर्टरियोल। कौन सा होगा? बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का पीसीटी। पीसीटी के बाद आपका हेनलेज लूप, फिर डीसीटी कनेक्टिंग ट्यूबुल और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? यूनी ब्लेडर। और जो हमारा हेनले लूप है उसके नीचे क्या होता है? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी हेनले लूप से पीसीटी से डीसीटी से हमारा काम की चीजें फिर से रीअब्जॉर्ब होती हैं, वो ब्लड में मिल जाती हैं, वासा रेक्टा में चली जाती हैं। ये हमारी बात होगी इसकी। प्लांट की बात करें, ट्रांसपैरेशन का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा जो भी वाटर है वो प्लांट क्या करता है? रिमूव कर देता है। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेस का एक्सचेंज कराना, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। पोटेशियम आयन की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है किसकी? स्टोमेटा की। स्टोमेटा में गार्ड सेल होगा, सब्सिडरी सेल होगा, स्टोमेटल पोर होगा। अब स्टोमेटा की अगर हम यहाँ से डायग्राम है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा था। स्टोमेटा जो होता है लीफ के सरफेस के लोअर सरफेस पे होता है, वो ऊपर अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस। क्यूटिकल वैक्स कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा।
है ना। एयर स्पेस होगा, स्टोमेटा नीचे की होगा, क्लोरोप्लास्ट ऊपर, मेसोफिल सेल्स ऊपर, क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट पड़ सके। ये बात हो गई इस चीज की। प्लांट में जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम के थ्रू क्या होता है, वाटर जाता है, फ्लोएम के थ्रू फूड जाएगा, जाइलम जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, रूट से ऊपर की शूट की ओर जाएगा, यूनि डायरेक्शनल फ्लो होगा, और फूड जो होगा फ्लोएम के थ्रू जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है इसका। प्लांट में मूवमेंट की बात करें अगर तो नास्टिक मूवमेंट होता है और ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। नास्टिक मूवमेंट का मतलब जिसमें डायरेक्शन फिक्स ना हो, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है, जबकि टॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनल होता है। अगर स्टिमुलाई के डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है प्लांट तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। जैसे लाइट पड़ रहा है उधर की ओर मूव कर रहा है, फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा पॉजिटिव, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। उसी तरह जियोट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड्स द ग्रेविटी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। उसी तरह टच करने पे अगर उधर की ओर रिस्पांस है तो अगर क्या कहलाएंगे, इसको थिर्मोट्रॉपिज्म कहलाएगा, और केमिकल्स के लिए अगर होगा तो क्या कहलाएगा, कीमोट्रॉपिज्म। अमीबा में बात करें कैसे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो अमीबा में कैसे होगा कि जब फूड आएगा तो उसे बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद में ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन बोल देंगे, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन होने के बाद में वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इसे क्या बोलते हैं, एजेशन बोल देंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मेन यूनिट जो है वो क्या है, फंक्शन यूनिट, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स हो गया, डेंड्राइट्स के बाद सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन और नर्व एंडिंग हो गया। इंपल्स इसी तरीके से क्या होता है, इसमें कंडक्ट करता है। न्यूरॉन्स का नंबर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर की बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या हो गया, जब क्विक रिस्पांस हम करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारी चीजें गवर्न होती हैं, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन बोलेंगे, और जो शेप बनता है इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। जब भी हम किसी ऐसी चीज पे टच करते हैं अचानक से, जहां से हमारा हाथ पीछे हो रहा था वहां पे क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है, देखते हैं। जब हम किसी चीज को टच करेंगे तुरंत सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, सेंस करेंगे, सेंस करके क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन इसको भेजेंगे कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहां पे रेले न्यूरॉन होता है, रेले न्यूरॉन के बाद मोटर न्यूरॉन से इंपल्स जो है, सिग्नल जो है वापस आएगा और तुरंत हाथ हमारा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, शेप बना, उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर बोलेंगे। इस तरह के मैकेनिज्म को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अगर नर्वस सिस्टम को क्लासिफाइड करें दो कैटेगरी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें आएंगी भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आ जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में तीन तरह का ब्रेन हो जाएगा, एक हो जाएगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी तीन पार्ट हो जाएंगी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम। मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन है ही है। हाइंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन में तीन चीज होगी, पोन्स हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा और सेरेब्रम हो जाएगा। सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है, मेमोरी की शक्ति जो होती है, इंटेलिजेंस पावर जो होता है वो सारे के सारा क्या होता है, सेरेब्रम से होता है ना। अच्छा, स्पाइनल कार्ड कोई रिस्पांस देगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने नर्व्स निकलती हैं, तो अगर हम देखें तो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे, ब्रेन से निकलती हैं 12 क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर निकलती हैं कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, इसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ऑटोनोमस हो जाएगा और सोमेटिक हो जाएगा। ऑटोनोमस जो बिना सोचे समझे काम हो रहा हो, बढ़ाएगा कौन, सिंथेटिक, घटाएगा कौन, पैरासिम्पैथेटिक। अगर सोमेटिक है तो सोच समझ के होगा, इसमें दो चीजें आ जाएंगी, आपकी मोटर हो जाएगा और सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है बात। प्लांट हार्मोन्स की बात करें, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, एक ग्रोथ को बढ़ाएगा, दूसरा घटाएगा। ग्रोथ को बढ़ाने वाला कौन था, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन। घटाने वाला कौन होगा आपका, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। प्लांट डॉर्मेंसी वाला हार्मोन कौन सा होगा, एब्सिसिक एसिड होगा। फलों को पकाने के लिए कौन होगा, इथाइलिन हो जाएगा। ग्रोथ को ऊपर की ओर बढ़ाएगा, नीचे की ओर कौन बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है। फ्लावरिंग कौन, जिबरेलिन कर रहा है। क्लियर है ना बात। एब्सिसिक एसिड लेटरल ग्रोथ के लिए होता है। एनिमल हार्मोन की बात करें, हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस जो कि बहुत ही कम अमाउंट में सीक्रेट होते हैं और डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में जाएंगे और अपना वर्क करेंगे। सबसे पहले हेड की बात करें, हेड में क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस आ जाएगा। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा। गले में बात करें थायराइड, पैराथायराइड आ जाएगा। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आ जाएगा। इसके अलावा फिर एड्रिनल ग्लैंड आएगा, पैंक्रियाटिक ग्लैंड का, टेस्टिस और ओवरी आ जाएगा। सबका अपना अपना वर्क है। मास्टर ऑफ द ग्लैंड होता है पिट्यूटरी होता है, इमरजेंसी हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने वाला हार्मोन कहां से सीक्रेट होगा, थायराइड से होगा। कैल्शियम कौन करेगा, बैलेंस कौन करेगा, पैराथायराइड हार्मोन करेगा। ग्लूकोज को बैलेंस करने का काम इंसुलिन ग्लूकागन का होता है, जो कि कहां से सीक्रेट होगा, पैंक्रियाज से सीक्रेट होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेम अपने जैसा संतान पैदा करता है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल दो तरीके से। एवोल्यूशन किसमें होगा, सेक्सुअल एवोल्यूशन किसमें नहीं होगा, एसेक्सुअल में नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बड़ी किसमें होगा, हाइड्रा में होगा। बड़ी किसमें होगा, ईस्ट में होगा। बाइनरी फिजन किसमें होगा, अमीबा में होगा। इसके अलावा एसो फॉर्मेशन हो जाएगा, रीजनरेशन का तरीका हो जाएगा, लीव बर्ड्स का पूरा फिल्म में हो जाएगा। क्लियर है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तीन चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक होगा फर्टिलाइजेशन, एक होगा पोस्ट। बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, गैमेट बनेगा, मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, स्पर्म ओवम और
फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इसके बाद में क्या होगा, जायगोट होगा, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी बन जाएगा, मतलब चाइल्ड बन जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएंगे। उसमें क्या क्या हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब हो जाएगा भैया, ओवरी हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगा, सर्विक्स हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं। वहीं पे मेल और फीमेल गैमेट मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, जायगोट जाके एम्ब्रियो से अटैच्ड हो जाता है, डेवलपमेंट चालू हो जाता है। क्लियर। अब अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में भी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम, एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंडोसियम जो है वो, उसमें क्या क्या चाहिए होगा, तो सबसे ऊपर एंथर होगा, फिलामेंट होगा, बेसल पार्ट होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, फीमेल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, ओवरी के अंदर सेल्स होती हैं जहाँ पे ऊपर से पॉलन ग्रेन आएगा, फर्टिलाइज करेगा बीज से, और नीचे से फर्टिलाइज करेगा, क्या बनेगा, सीड बनेगा, बीज से फर्टिलाइज करेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेटिंग पहुंचाने वाले जो एजेंट्स होते हैं उसके बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक, एबायोटिक दो तरीके से होते हैं। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग हो, नॉन एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग हो, जैसे वाटर और एयर। और बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन है, हनी बी है। ठीक है। इसके अलावा इंसेक्ट, कैटल्स के थ्रू भी होता है। हेरिडिटी की बात करें, जो भी हमें अपने एंसेस्टर से मिला है जीन के थ्रू, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट की अगर हम बात करें, तो इनहेरिटेड ट्रेट वो होता है जो हमको अपने पूर्वज से मिला है, जो हमको अपने एंसेस्टर से मिला है, जो हमको अपने पेरेंट्स से मिला, उसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड। और जो कि एक्वायर्ड होता है वो जो हम खुद से गेन करते हैं, आफ्टर बर्थ गेन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हो गया, बिफोर बर्थ जो हमारे अंदर आया है उसे बोलेंगे इनहेरिटेड, और आफ्टर बर्थ जो आया वो है एक्वायर्ड। और नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएगा वो इनहेरिटेड ही जाएगा, एक्वायर्ड नहीं जाएगा। अगर हम पहलवान हैं तो हमारा बेटा पहलवान नहीं होगा, हम इंटेलिजेंट हैं तो हमारा बेटा इंटेलिजेंट नहीं होगा। क्लियर है ना बात भैया। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की बात कर ले। बैक क्रॉस का मतलब हो गया F1 प्रोजेनी का क्रॉस, किसी भी पेरेंट के साथ उठा के करा दो बैक क्रॉस। लेकिन जब कभी भी F1 प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्लियर है ना बात। होमोजाइगस की बात करें, हेटेरोजाइगस की बात करें। होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया, सेम सेम होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल स्मॉल हो चाहे कैपिटल कैपिटल हो। लेकिन हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट होगा दोनों, मतलब एक स्मॉल होगा एक कैपिटल होगा। एलील की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। अब सबसे पहले मेंडल ने इस वर्क किया। मेंडल ने क्या काम किया था, पी प्लांट को लिया था। पी प्लांट में उन्होंने वर्क किया और बताया, हमें कुछ लॉज दिए। लॉ कौन कौन से होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है। इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें हम क्या लेंगे, सीड को लेंगे, जिसमें हमारा कलर हो जाएगा येलो और ग्रीन, और सीड का शेप क्या हो जाएगा, रिंकल और राउंड हो जाएगा। क्लियर। अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है, तो वहां पे हम टॉल प्लांट और डॉट प्लांट का क्रॉस करा के समझा सकते हैं। रेशियो आएगा 3:1 और आएगा 1:2:1। जीनोटिपिक का मतलब होता है, जो जीन लेवल बात करें। फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकल जो अपीयरेंस होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, कोडोमिनेंस दोनों एक साथ हो जाए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो जब हम रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया, मेल में XY क्रोमोसोम, फीमेल में XX क्रोमोसोम। XY आपस में जब मेल का X और फीमेल का X मिलेगा तो फीमेल बनेगी, मेल का Y और फीमेल का X जब मिलेगा तो XY मिलेगा, जिससे क्या बनेगा, मेल XX के मिलने से क्या बनता है, फीमेल XY के मिलने से क्या बनता है, मेल। इसी को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लाइट। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमको चीजें क्या होती हैं, दिखाई देती है। स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लाइट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडियम हो ना हो वो ट्रेवल करता है। बस कंडीशन ये है कि मीडियम जो हो वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ओपेक मीडियम में लाइट ट्रेवल नहीं करेगी। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, जबकि वो लाइट की रे आती है तो हमेशा किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस चली जाती है, सेम मीडियम में चली जाएगी, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसीलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज भी होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होगा। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर लें, लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, अगर डेंसर टू रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। और अगर मीडियम दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करता हुआ चला जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात की तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखें क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ये एक रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है कितना, 3/2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना, 4/3।
है ना। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे लाइट की रे जब किसी ग्लास स्लैब से होकर के जाती है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि लाइट की रे जब ग्लास में जाएगा तो वो क्या होगा, ग्लास जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, उसके बाद जब उसमें से बाहर निकलेगा इमर्ज होगा तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए इंसिडेंट और इमर्जेंट रे दोनों एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब हम बात करें मिरर की, तो मिरर क्या होता है, कोई भी ग्लास जिसको एक साइड पॉलिश कर दो क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। प्लेन मिरर अगर है तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसका फोकस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इमेज जो बनेगा इरेक्ट बनेगा और लिटरल इनवर्ज बनेगा, मतलब दाएं का बायां, बायां का दाएं। इसी तरीके से अगर हम मिरर को बेंड कर दें तो स्फेरिकल मिरर कहलाएगा, अंदर की ओर बेंड कर देंगे, अगर इसको अंदर की ओर बेंड कर दिए मतलब पॉलिश जो है वो अंदर की ओर है तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। बाहर की ओर करेंगे तो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे इमेजेस जो है वहां पे बनेगी, जैसे कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाएंगे इमेज जो है वो दूर होता चला जाएगा, और जब हम फोकल पे आ जाएंगे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की बात कर ले तो इमेज का फॉर्मेशन रूल्स क्या कहता है, कोई भी लाइट के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकल से पास होगी। उसी तरह फोकस से होगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पास हो जाएगी, और पोल से जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से वापस हो जाएगी। क्लियर है बात। अच्छा, अब हम बात करें मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। मैग्निफिकेशन की बात करें कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रेशियो हो गया हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब m = I/O = v/u, लेकिन माइनस साइन के साथ में लेंगे। लेकिन लेंस की बात करें तो लेंस में क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u, लेकिन मैग्निफिकेशन वहां पे नेगेटिव साइन के साथ नहीं रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, मतलब m = I/O v/u रहेगा। यूज अगर बात करें कि अगर यूज क्या होता है तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ हम क्या याद रखेंगे, मेरा नाम खुद क्या, साद सर ट्रू, ठीक है, सिंपली याद रखेंगे। एस फॉर क्या हो जाएगा, साइड मिरर हो जाएगा, एच फॉर हो जाएगा हेडलाइट, ए फॉर ऑटोमोबाइल, डी मतलब डेंटिस्ट मिरर हो जाएगा, सर मतलब सोलर फर्नेस हो जाएगा, ट्रू मतलब टार्च होगा। ये कॉनकेव मिरर, इसको छोड़ के जो भी बचे सबके सब कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उसी तरह लेंस के यूजेस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस से भी याद रखेंगे, जो छूटेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के यूज क्या हो, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैमरा में हो रहा है, प्रोजेक्टर में हो रहा है, माइक्रोस्कोप में हो रहा है, टेलीस्कोप में हो रहा है। इसके अलावा ह्यूमन आई में भी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस की बात करें तो अगर लेंस होता क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस होते हैं जो कि कर्व होते हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्जिंग होगा, कॉनकेव होगा तो डाइवर्जिंग होगा, और मिरर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर लेंस को हम कट कर दें दो इक्वल पार्ट में, लेंस को दो इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, फोकल पे कोई भी अगर उसको ट्रांसफर सेट करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डल बनेगी। साइन कन्वेंशन की बात करें अगर हम इस चैप्टर में, साइन कन्वेंशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए, ध्यान रखेंगे किस चीज को, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई भी चीजें होंगी, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। पावर की बात करें, पावर क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कॉल्ड पावर। अब भाई पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, P = 1/f। पावर जो है फोकल का क्या है, रेसिप्रोकल है, यूनिट क्या हो जाता है, डायोप्टर। क्लियर है बात। एकोमोडेशन ऑफ आई की बात करें भैया, एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, हमारे आंख का लेंस जो है उसकी एबिलिटी फोकस कराने की क्या कहलाती है, एकोमोडेशन ऑफ आई कहलाती है। अब अगला चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई की बात करें, आंख के डायग्राम को इमेजिन करिए, देखिए क्या क्या होता है। व्हाइट पोर्शन स्क्लेरा, कवर्ड है कार्निया, लेंस कॉन्वेक्स, बीच में ब्लैक कलर प्यूपिल, प्यूपिल को कवर कौन करता है, कलरफुल पार्ट आइरिस, लास्ट में रेटिना, रेटिना पे क्या बना, इमेज, वहां से क्या निकल, ऑप्टिक नर्व्स, कहां को गया, ब्रेन को गया। ठीक है, एकोमोडेशन बता ही चुका हूं मैं। प्रिज्म में किसी व्हाइट लाइट, जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास होता है तो व्हाइट लाइट होता है 7 कलर में क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, 7 कलर में स्कैटर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट जाएगा तो 7 कलर हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबसे ज्यादा वैल्यूएंस, रेड की सबसे कम, वायलेट की। अब देखिए पूछा जाता है कि सुबह और शाम के टाइम में सबसे हमें सूरज जो है लाल क्यों दिखता है, लाल इसीलिए दिखता है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि अर्थ से सन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिस्टेंस पे होता है, तो वहां से सिर्फ जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वही लाइट आ पाती है, सिर्फ रेड आ पाती है, इसलिए हमें रेड दिखता है। पूछा जाता है कि स्काई ब्लू को दिखता है, स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि लाइट जो आ रही है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेज हैं, एयर है, ठीक है।
इसके अलावा डस्ट पार्टिकल है उससे स्कैटर्ड होगा। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड वही होता है जिसकी वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ कम किसकी है? वायलेट की, इंडिगो की, ब्लू की। लेकिन वायलेट इंडिगो जो है वो हमारे आंखों के लिए इतना ज्यादा क्या है, सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ब्लू जो सेंसिटिव है इसलिए हमको ब्लू दिखाई देता है। पूछा जाता है कि क्लाउड जो होता है व्हाइट क्यों होता है? क्लाउड जो होता है ब्लैक क्यों होता है? भैया व्हाइट तब होगा जब क्लाउड में डस्ट के पार्टिकल्स कम होंगे, इसलिए वो हमको व्हाइट दिखाई देगा। और हमको ब्लैक तब दिखाई देता है जब डस्ट के पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से जो सन की लाइट आती है वो पेनिट्रेट कर नहीं पाती क्लाउड को, इस वजह से हमें क्लाउड कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट की बात करें, सन की लाइट आती है, डस्ट पार्टिकल्स टकरा के जो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, तो इस वजह से डस्ट पार्टिकल्स हमको विजिबल होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट्स बोलते हैं। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात कर लें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है? जो स्टार से लाइट की रे आ रही है अर्थ के चारों ओर, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, इस वजह से क्या होती है, लाइट जो है अपने पास से बार बार डेविएट होती है, अलग अलग टाइम पे हमारी आंखों में आती है, इस वजह से स्टार हमको ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आता है। स्टार की एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो अपने रियल पोजीशन से हमको हाइट पे दिखाई देता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है। रेनबो की बात करें, अगर रेनबो क्या होता है भैया, तो जब सन की लाइट होती है तो क्लाउड में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उनसे जाके टकराती है, टकराने के बाद में उनके अंदर एंटर करेगी तो वो जो बबल्स होते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, मतलब लाइट की जो व्हाइट लाइट है उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। वो व्हाइट लाइट स्कैटर हो जाता है 7 कलर में, वही 7 कलर्स हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हमको वो 7 कलर में दिखाई देगा, उसी को क्या बोलते हैं? रेनबो बोलते हैं। इसी वजह से रेनबो का फॉर्मेशन होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से। अब आंख से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों की बात कर लें, जैसे मायोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया और कैटरेक्ट हो गया। मायोपिया में क्या होता है, जब लाइट कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट जो होती है वो रेटिना से पहले ही मिल जाती है, इसीलिए इसको बीमारी को क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। नियर साइटेडनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमें क्या होगा कि पास की चीजें जो है वो दिख जाएंगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। इसी तरह दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, लाइट की रेज जो है वो रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पीछे जाके मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस बोलते हैं। ये फार साइटेडनेस जो है इसमें हमें क्या होगा कि पास की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर की चीजें जो है वो दिख जाएंगी। इसी तरह पेरिसबायोपिया होता है, पेरिसबायोपिया जो है वो किसी की तरह होगा, हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही होगा इसमें। लेकिन ये एज रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। जैसे कैटरेक्ट जो है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो आंखों की होती हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, टिश्यूज जो है डिस्ट्रॉय होती हैं, जिस वजह से ब्लर हमको दिखने लग जाता है, इसी को कैटरेक्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको मोतियाबिंद बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट हो जाएगा एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, Q इक्वल टू एन इंटू ई, एन बराबर क्यू अपॉन ई। यहाँ से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ यही बात बोला कि जब कंडक्टर में किसी भी करंट का फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, डिपेंड करेगा किस पे, कि कितना वोल्टेज सप्लाई की जा रही है। मतलब ये हो गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ऑफ लाइट इन इट। कुछ फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट मानेंगे, जैसे कि करंट के फ्लो होने से उसका टेंपरेचर, उसका लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन फर्क नहीं पड़ रहा है। ओमिक नॉन ओमिक की बात कर लें, अगर ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, नॉन ओमिक होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ओमिक के लिए जो ग्राफ बन के आएगा लीनियर बन के आएगा, जबकि नॉन ओमिक के लिए कर्व बन के आएगा। ओम्स लॉ में रजिस्टर है, रजिस्टर का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। रजिस्टिविटी की भी बात कर लें, रजिस्टिविटी क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो बराबर क्या हो जाएगा? RA बाई एल, यूनिट जाएगा ओम मीटर। रजिस्टर और रेजिस्टेंस इन दोनों में पूछा जाता है कि कौन चीजें डिपेंड है, कौन चीजें इंडिपेंडेंट है। तो देखिए भाई, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेंपरेचर पे, लेंथ पे, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि फार्मूले में आता है। लेकिन फिर भी आप परेशान मत होना, ध्यान रखना, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस मटेरियल से वो चीज बना हुआ है। क्लियर। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, इस चैप्टर में सर्किट देखेंगे। अगर सारे के सारे रजिस्टर को एक ही वायर में लगा दें तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ऊपर नीचे लगा दें तो अलग अलग वायर में लगा दें क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज लगाएंगे R इक्वल टू R1 R2 R3 हो जाएगा, पैरेलल लगाएंगे 1/R1 R2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे जब भी हमारा आंसर आएगा पैरेलल में तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, गलती मत करना जल्दबाजी में। क्लियर है ना। अब बात कर लें पावर के फार्मूले की। पावर हो जाएगा V इंटू आई, और यहाँ पे हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूले को चेंज करते चलेंगे, V की वैल्यू को चेंज करते चलेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा फार्मूला I स्क्वायर है, तीसरा हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। और हीट की बात करें, अगर हीट एनर्जी की बात करें तो सब में हम T से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो पहला फार्मूला हो जाएगा हीट एनर्जी का VIT, फिर हो जाएगा I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू
टी, ये सारी बातें इसमें हो जाएंगी। घरों में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि किसी एक के खराब होने से बाकी सारे सेफ रहेंगे, बिजली का बिल भी कम आएगा, और ग्लो सारे के सारे जो होंगे, सारे डिवाइसेस जो होंगे वो प्रॉपर वर्क करेंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है। अमीटर वोल्ट मीटर की बात कर लें, अमीटर का यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को नापने के लिए, और वोल्ट मीटर का यूज होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का यूज दोनों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अगर करंट और वोल्टेज हो तो उसको यूज करते हैं। जूल्स लॉ की बात करें तो भैया जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स ने ये बोला कि जिस किसी भी कंडक्टर में हीट का जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। यही है जूल्स लॉ। रियो स्टेट की बात कर ले भैया, रियो स्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के फ्लो को मेंटेन करने का काम करता है किसी भी सर्किट में। अगर बल्ब में बात करें तो बल्ब में गैस कौन सा यूज होगा, आर्गन यूज होगा। फिलामेंट कौन सा होगा, फिलामेंट होगा टंगस्टन का, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और अगर हम बात करें किसकी, फ्यूज वायर की, तो फ्यूज वायर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और जो हीटर वगैरह में यूज होता है फिलामेंट, उसको नाइक्रोम का बना होता है, निकेल और क्रोमियम, और ये एक क्या है, एलॉय है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, लाइट कम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और हीट कम प्रोड्यूस करेगा। सबसे लास्ट में चैप्टर कौन सा आ गया, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर की चीजें, इकोसिस्टम का मतलब होगा ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें हो। टॉपिक लेवल का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट करते हैं हम इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। सबसे पहले प्रोड्यूसर रहेगा, फिर उसके ऊपर क्या रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर टॉप कंज्यूमर होगा। एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन। एक सीक्वेंस में होगा तो फूड चेन, और कई सारे फूड चेन आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। 10% लागू मतलब क्या हो गया कि जब एनर्जी का ट्रांसफर एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में होता है तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है, बाकी 90% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, जैसे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जो होगा वो यूज होगा, बाकी 90% जो है वो लॉस हो जाए। जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 10% होता है, बाकी 90% होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लॉस हो जाता है, मतलब वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज हो जाता है किसी भी टॉपिक लेवल में। क्लियर है ना बात। ओजोन की बात करें, एटमॉस्फेयर में जो हमारे लेयर है ओजोन की, O3 की, वो हमारे सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकती है, जिससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अभी क्या हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे, उसकी वजह से ओजोन की लेयर जो है डिप्लीट हो गई, पतली हो गई, जिस वजह से बहुत सारे हार्मफुल रेज आने लगे और इससे हमें बहुत सारा हार्म्स भी है। तो अब क्या किया गया, CFC का यूज जो है उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा इसके जगह पे क्या यूज करने लगे, फ्रीऑन को यूज करने लगे एज ए रेफ्रिजरेंट। ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से सन की लाइट जो आती है वो पॉल्यूशन होने की वजह से जो CO2 बना उसके साथ ट्रैप कर गया, इस वजह से हीट ज्यादा होने लगी। इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेयर जो है गर्म होने लगा, जो अर्थ है वो गर्म होने लगा, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, सी का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से नुकसान होगा। क्लियर होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल की बात करें, डिग्रेडेबल का मतलब होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसको खा के खत्म करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होता है जिसको माइक्रोऑर्गेनिज्म खा के खत्म ना कर पाए। बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो भैया बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में टॉक्सिक लेवल जो होता है वो जाता है और कंसंट्रेशन भी इसका धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। इसे क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में जल्दी से हम साइंस पूरे चैप्टर्स को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू। बहुत कम टाइम में साइंस के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का मैंने कोशिश किया है, हमें उम्मीद है कि आप भी। तो इस तरीके से सारा चैप्टर हो गया खत्म। जल्दी से आप भी रिवाइज करिए और अच्छे से अच्छा जाकर पेपर दीजिए। थैंक यू।